नमस्कार अजय सर, स्वागत है आपका शो पे। नमस्कार। अजय सर, आज हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर के आए हैं? देखिए, कमोडिटी मार्केट में हम सेकंड हाफ में ऑलरेडी आ चुके हैं और आज हम देखेंगे कि 2022 कमोडिटी मार्केट कैसा रहा है अब तक, बिकॉज सेकंड हाफ कभी भी कमोडिटी के लिए काफी स्ट्रांग रहता है और जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन या हम चीजें चेंज होते हुए देख रहे हैं तो उसको वापस रिव्यू करना बहुत जरूरी है। कहां से हमने स्टार्ट किया था 2022 और कहां तक पहुंचे। तो सबसे पहले आप समझिए कि कमोडिटी की जो ये सुपर साइकिल है वो 2020 से ही स्टार्ट हो गई थी। नो डाउट पेंडेमिक आने वाला है या नहीं आने वाला वो किसी को ही नहीं पता था, बट ये एक ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं S&P 500 वर्सेस GSCI इंडेक्स। इसका मतलब है कमोडिटी वर्सेस इक्विटी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पिछले 50 सालों में जब भी ये इंडेक्स नीचे से ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब कमोडिटी रैली अप करती है। तो हमने देखा कि कमोडिटी की जो रैली स्टार्ट हुई थी 2020 से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी और अब कहीं ना कहीं ये 2.1 के करीब है। नो डाउट इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही इस पीरियड में चले हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक ने जो लिक्विडिटी इंफ्यूज किया था इक्विटी के अंदर, बट अब इक्विटी कहीं ना कहीं थम रहा है और कमोडिटी में भी थोड़ी बहुत गिरावट है। तो देखना है कि आगे का मूव कैसा रहेगा। देखिए 2022 की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जनवरी 2020 या मार्च अप्रैल तक हमने पैंडेमिक का जो हिट लगते हुए देखा था ये ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमी पे इंपैक्ट लगने लग गया था, जिसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में स्टिमुलस की होड़ लग गई थी। पैसा इकोनॉमी में डाला जा रहा था ताकि इकोनॉमी संभले और हमने देखा यहाँ से हमने ओवरऑल इकोनॉमी में संभलते हुए देखा, जिसके अंदर काफी कंट्रीज ने रेट हाइक तक की हमने अभी तक के एक्शन आते हुए देखे, जिसमें फेड ने काफी रेट हाइक किए हैं, ECB ने, कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने और आज अब RBI भी कर ही रही है। इसके बाद जनवरी ऑनवर्ड चीजें और थोड़ी सी चेंजेस हुई जहां पे हमने देखा कि रशिया यूक्रेन का जो इन्वेड हुआ था उसके बाद मार्केट में और ज्यादा हम बोल सकते हैं कि कंसर्न्स बनने लगे थे, स्लो डाउन का कंसर्न बनने लगे। ग्लोबल PMI 22 महीनों के लो पे पहुंचने चल गए थे। तो एक अच्छी खासी रैली हमने जनवरी से लेकर ऑलमोस्ट जून तक पीक करते हुए देखे और अब इन्फ्लेशनरी और रिसेशन रिस्क के चलते हमने एकाएक इसमें अब गिरावट आना चालू हो गया, क्योंकि आप देखिए इन्फ्लेशन जो है यूएस में भी 9% के ऊपर पहुंच चुका है। सभी जगह पे इन्फ्लेशन के कंसर्न बन रहे हैं, रिसेशन के फियर है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ते जा रहे हैं। जिस ढंग से हमने देखा सभी कमोडिटीज में, देखिए कमोडिटी का भाव गिरना एक अच्छी चीज है, लेकिन इस तरीके से गिरना मतलब मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं है। खाली आप देख सकते हैं जो रशिया का कंसर्न बना हुआ है उसको लेकर खाली हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। अदरवाइज चाहे हम आयरन ओर की बात करें, ब्रांड की बात करें, कॉपर, निकल, गोल्ड, सभी में हमने एक जबरदस्त गिरावट 2022 में अब तक देखी है। वहीं इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन में नो डाउट अब थोड़ा सी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। 1 अगस्त तक का ये डेटा है, क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम इन सब में हमने गिरावट देखी। बट अब फिर से कंसर्न जो बन रहा है वो बन रहा है एनर्जी क्राइसिस को लेकर। जिस तरह से जर्मनी में अब विंटर स्टार्ट होने वाली, इससे पहले वाले सेशन में हमने इस चीज को भी लिया था कि यूरोप में अब विंटर्स की डिमांड बढ़ेगी और इन्वेंटरीज अप टू लेवल्स नहीं है, जिसके चलते हमने काफी कॉर्पोरेट्स में प्रोडक्शन कटल करते हुए देखा, जिसके चलते जिंक के अंदर जबरदस्त तेजी हमने पिछले 2-3 दिनों में ही आते हुए देखी है। तो अब जो कंसर्न बन रहा है वो एनर्जी क्राइसिस को लेकर बना हुआ है। तो टाइमिंग अगर हम सम अप करते हैं 2022 की, तो वेदर कंडीशंस भी रहा जहां पे हमने कुछ जगह पे वेदर डिस्टर्बेंस, हीट वेव ये सब देखा, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइस इफेक्ट रहा। प्रोडक्शंस में हमने काफी कमी आती हुई देखी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन फियर। एक्सपोर्ट्स के ऊपर सबने कोशिश की कि एक्सपोर्ट बढ़े, बट डिमांड मार्केट में नहीं निकल पा रही है। चाइना में हमने कोविड कंसर्न बनते हुए देखा, जिसकी वजह से डिमांड पे डेंट लगते हुए दिखाई दिया और डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई भी डिस्टर्ब हुआ। गवर्नमेंट ने काफी एक्टिव स्टेप्स लिए थे पिछले 6-7 महीनों में, जिसकी वजह से इंडिया काफी ज्यादा इंसुलेटेड रही है एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट। वहीं अल्टरनेट प्राइसिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने पिछले 2 साल में आते हुए देखा, जहां पे कच्चे तेल के चलते पाम ऑयल में तेजी आई, पाम ऑयल के तेजी के चलते हमने पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी बनते हुए देखी है। ओपेक काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जहां पे अब हम देख रहे हैं कि ओपेक स्लोली एंड स्टडीली सप्लाई बढ़ा रहा है, जिसके चलते हमने कच्चे तेल के भाव में अच्छी खासी गिरावट देखी। $97 के नीचे, $95 के नीचे ब्रेंट जा चुका है, 90 के नीचे WTI जा सकती है, लेकिन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है। अगर टाइमलाइन वाइज देखें तो जनवरी फरवरी में हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर ऑलमोस्ट फरवरी एंड में स्टार्ट हो गई थी। इंडिया में बजट था, जनवरी में उम्मीद थी कि पोस्ट पैंडेमिक डिमांड वापस रिवैम्प होती हुई दिखाई देगी और मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहा। लेकिन मार्च और अप्रैल में हमने देखा एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हुई और इतनी बड़ी पैमाने पे थी कि 1973 के बाद का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस हमारे सामने खड़ा था और जो
हमने देखा कच्चे तेल को $138 भी जाते हुए देखा था। और रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते इकोनॉमिकल कंडीशन ग्लोबल मार्केट की खतरे में आते हुए दिखाई दी, जिसके चलते इन्फ्लेशन भी शूट अप हुआ। कमोडिटी के प्राइसेस हम मई जून में थोड़े स्टेबल थे, बट जून ऑनवर्ड्स कमोडिटी के प्राइसेस में बड़ा फॉल आते हुए देखने लग गया, जो एक साइन था कि अब हायर भाव पे कोई भी डिमांड मार्केट में नहीं है, इन्फ्लेशन और रिसेशन का खतरा बनने लग गया। चाइना स्लो डाउन में आ चुका था बिकॉज ऑफ कोविड-19 और अब रिसेशन का खतरा, डॉलर की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती गई और जिसके चलते डॉलर इंडेक्स 109.50 तक चले गया था। अब अपकमिंग जो है वो है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इशू, जो हमने पिछले सेशन में भी लिया था कि अगर रशिया ने अपनी कैपेसिटी पे 20% सप्लाई खाली यूरोप को कर रहा है, अगर ये कम हो जाता है तो इसके चलते नेचुरल गैस के भाव में बड़ी तेजी आएगी और नेचुरल गैस के भाव में तेजी आती है तो कच्चा तेल वापस उबाल लेता हुआ दिखाई देगा और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ डेटा है जो अगस्त में आपको ध्यान देने हैं। अगर हम ऑलरेडी आज शुक्रवार, आज से ही ये डेटा स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें यूएस के नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अभी भी अगर आप डेटा में देखेंगे तो कहीं ना कहीं नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में गिरावट आ रही है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है। सीपीआई नंबर, कोर सीपीआई, पीपीआई नंबर, ये सब यूएस से आने बाकी है। एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आएंगे जो 17 अगस्त को आना है। मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स ऑलरेडी हमने देखा कि चाइना से फैक्ट्री एक्टिविटी में गिरावट है। अब देखना है कि यूके, यूरोप और यूएस से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े कैसे रहेंगे जो इंपैक्ट करेंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एडीपी नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी अगस्त के एंड में यूएस से आने, तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा अब तक हमने देखे भी है जो जून जुलाई में और अब आने बाकी भी है। और इसी का इम्पैक्ट हम जो कमोडिटी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है इन पे नजर रखिए, चाहे हम हिंदुस्तान लीवर की बात करें, नेस्ले, या मेटल्स के अंदर जेएसडब्ल्यू या टाटा स्टील की बात करें। गोल्ड में भी जिस दिन से एक बड़ा उछाल वापस आया, आप मान के चलिए फेड की मीट से पहले हमने कहा भी था कि रेट हाइक होने के बावजूद हम सोने चांदी में तेजी देख पाएंगे और वैसा ही हुआ कि रेट हाइक के बाद भी हमने लगभग $100 से ज्यादा की तेजी इंटरनेशनल में गोल्ड में और डोमेस्टिक मार्केट में लगभग करीबन 1,500 से 2,000 रुपए की तेजी हमने सोने में आती हुई देखी है। तो एज ऑफ नाउ कमोडिटी मार्केट की वजह से इक्विटी भी हर तरीके से एक मूव करता हुआ। तो आज के सेशन में हमने देखा कि पिछले 7 महीने के अंदर कमोडिटी की कैसी चाल थी और अब आगे कौन से फैक्टर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन गैस जो रशिया और जर्मनी के बीच में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और रिसेशन से कैसे उभरते हुए स्टेप्स लिए जाएगी, ये हमें अगले 3 से 4 महीने में देखना है। जी, तो अजय सर, एक युद्ध की जो आशंका थी वो शुरू हो गया और उसके काफी हद तक उसके जितने परिणाम होने थे या काफी हद तक हम समझ सकते हैं कि मार्केट में वो सारे फैक्टर इन हो चुके हैं। एक और युद्ध जैसी स्थिति जो बनती हुई है और उसके आगे कैसे बनेगी, होगा नहीं होगा, ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो सारी चीजों उसके ठीक बीचों बीच में एक ऐसे टाइम पे आपने पूरे कमोडिटी के बाजार को एनालाइज करके हमें बता दिया कि अभी तक की जो स्थिति हुई है इस साल के अंदर में, पिछले 6 से 7 महीने के अंदर में, उसका किस तरीके से देखा जा सकता है, उसका असर, और उसको किस तरीके से फैक्टर इन कर रहे हैं और आगे की स्थिति क्या हो सकती है। और इस बीच में इन सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के बीच में और साथ ही साथ जो पीछे कोविड का हैंगओवर रहा, उसके चलते अब कौन से सेक्टर्स पे, किन चीजों पे ज्यादा असर, ज्यादा नजर रखनी होगी, वो सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखा दी। तो ये एक बढ़िया सेशन था। ठीक है अजय सर, बस चलते चलते एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, तो इसका या एनर्जी का ही अगर केवल मैं बात करूं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया पे असर एनर्जी का हमने देखा था और वो वाला रशिया के साथ में, लेकिन अब जो नई सिचुएशन बन रही है जो कि चाइना ताइवान वाली जो स्थिति है, उससे कुछ असर और क्या चीजें अब आगे फोकस में होंगी? वो जो चिप्स का, क्योंकि सबसे बड़ा सप्लायर होता है ताइवान, उसको कैसे देखते हैं और उस तरीके के कौन से सेक्टर्स या कंपनीज होंगी जिस पे असर उसका आ सकता है? बिल्कुल, आपने जो पॉइंट में लेने वाला ही था वही आपने पकड़ा है, क्योंकि अगर ये लड़ाई होती है तो हम बोलेंगे इसको सेमीकंडक्टर वॉर, बिकॉज ग्लोबल अगर मार्केट की बात करें तो करीबन $527 बिलियन का ये पूरा मार्केट है और सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो ताइवान ही है। और एक्चुअल में, क्योंकि मैंने थोड़ा हिस्ट्री भी देखा था, तो चाइना में जब जब लड़ाई या ऐसा कुछ इन्वेट की कोशिश हुई है तो ताइवान के जरिए हुई, इसलिए चाइना पूरी कोशिश करेगा कि ताइवान उसके अंडर में रहे, जबकि यूएस भी पूरी कोशिश करेगा कि हम दोनों के बीच में एक मध्यस्थता करके रखे या दबदबा बनाए रखे। और ये मुझे लगता है सेमीकंडक्टर वॉर के रूप में आएगी, जिसकी वजह से सारे टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स,
इन सब के स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा जब ग्लोबल फैक्ट्री बंद हुई थी, मतलब चाइना जब लॉकडाउन में हुआ था, इसका असर हमने सभी स्टॉक्स पे पड़ते हुए देखा, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में। क्योंकि आज जब हम ईवीज की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गाड़ीज की बात करते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स ही लगनी है। नो डाउट इंडिया ने ऑलरेडी इस चीज को भागकर पहले से ही एनवायरमेंट इकोसिस्टम बनाने की पूरी कोशिश स्टार्ट कर चुके हैं, बट अभी भी काफी रॉ मटेरियल है जिसपे हम डिपेंडेंट है ग्लोबल मार्केट पे। तो आई थिंक ये बहुत ही एक इम्पैक्टफुल रहेगा। जैसे हमने रशिया को एनर्जी की वजह से सभी को एक इम्पैक्ट होते हुए देखा, अब इसकी वजह ताइवान की वजह से अगर हम बात करें, चाइना ताइवान का जो कंसर्न अगर बढ़ता है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आज हर सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक या चिप सेट के बिना काम होता नहीं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे पे। लेकिन लेट्स होप फॉर गुड, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया ने आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश इसमें ऑलरेडी 6-8 महीने साल भर पहले स्टार्ट कर चुका है। बट एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट रहेगा इंडियन इकोनॉमी पे भी, और ग्लोबल मार्केट पे इस पे ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एक तरफ हम रिसेशन और इन्फ्लेशन से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कच्चा तेल हमारे हमने देखा था कि 120 का एवरेज बनने लग गया था, वो अब कहीं ना कहीं 90 to 93 ब्रेंट आ गया है। अब यहाँ से हमको रिलीफ मिला, बट दूसरी ओर वापस अगर हम चिपसेट का जो कंसर्न बढ़ते हुए देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ पे डेंट लगाता हुआ दिखाई देगा। जी, तो ये एक बढ़िया तरीके से एनालिसिस, और अच्छी बात यह है कि सरकार ने बहुत टाइमली उसको भांपते हुए या उसको समझते हुए उसके हिसाब से बहुत सारी स्कीम्स, पीएलआई स्कीम्स, और जिसके चलते बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इंक्लूडिंग वेदांता जैसे ब्रांड जो कि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर में चीजें शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय अभी और चाहिए होगा उस चीजों को आ जाने में, प्रैक्टिस में, और उसको साथ में चालू हो जाने में कि हाँ वो सप्लाई एक्चुअली निकलना शुरू हो जाए। लेकिन जब तक वो होती है तब तक हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस तरीके की स्थिति, युद्ध जैसी स्थिति ना ही बने, तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए, सारी चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर।